गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज क्लास 9 का पढ़ाने चल रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन और भी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फोर्स के बारे में बताया था जो है, लेकिन उस वीडियो में बीच में वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमारा इंटरेस्ट वहाँ से हट गया था। लेकिन आज फिर हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, हमने फोर्स के बारे में तुम लोग को पहले से बताया था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल रीजन है जिसके हेल्प से हम किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजेस लाते हैं। मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है हम उसको मोशन में ला देंगे बाय द हेल्प ऑफ द फोर्स, और अगर मोशन में है तो उसको रोक सकते हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो उसको हम टर्न कर सकते हैं, या फोर्स के द्वारा हम किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग फोर्स कहते हैं। और फोर्स का मेजरमेंट हमने बताया था तुम लोग को कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सप्रेशन है फिजिकल एनर्जी के टर्मों में करते हैं। ठीक है, इसके पहले क्लासेस में हमने बताया है। इसको अगर देखना है विस्तार से उसके पहले के वीडियो में देखना। आज हम बताने चल रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये इनर्शिया से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है, या फिर इट विल रिमेन्स स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट इज इन state of motion it will remains moving in the same direction with same speed unless an external force is not applied on the body। ठीक है, तो according to first law of motion of न्यूटन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो एक स्ट्रेट पाथ पर विद कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और अगर इसमें देखा जाए तो तीन चीजें निकल करके आती है। इसमें कहा गया कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यही हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या अपने आप से मोशन में आ सकती नहीं आ सकती है। अगर उसको हमें मोशन में लाना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या कहा कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी कॉन्टिन्यूअसली। वो अपने स्पीड को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज खुद नहीं कर सकती है, और यही हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और एक चीज इसमें कहा गया कि बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितनी तरीके की इनर्शिया होती है वो सब हमारा जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इंक्लूड है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो फर्स्ट लॉ है ये केवल क्वालिटेटिव डेफिनेशन या क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है फोर्स का। क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होता है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मिलता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं इनर्शिया पर। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का अगर सिंपल सा एक ही उसमें हम कहना चाहें स्टेटमेंट में, तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण अपने अंदर होने वाले किसी भी एक्सटर्नल चेंजेस को, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर उसके स्टेट में चेंज लाना चाहता है वो उसका अपोज करता है। ठीक है, तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी virtue by which it oppose all the external changes, all the factors which want to change the state of that body, उन सब का अपोज करती है कौन,
एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनर्शिया कह रहे हैं। तो इनर्शिया ही देखो यहाँ पे कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? इनर्शिया हम लोग देखते भी हैं, ये कंफ्यूजन कभी कभी आ जाता है। रेस्ट तो सबको समझ में आ जाता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती है। लेकिन सेकेंड पार्ट इसका जो कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए। और लोग कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है या बॉल ही है, हम लोग रोल करा देते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद अपने आप ही रुक जाती है। तो क्या यहाँ न्यूटन के फर्स्ट लॉ का अपोज होता है या इनर्शिया ऑफ मोशन का अपोज होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई बॉडी फर्श पर रोल करती है, मूव करती है, तो वहां पर भी एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या करता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है, हमेशा उसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसलिए बॉडी रोल करती है, कुछ दूर जाने के बाद जो उसको एनर्जी इनिशियली मिली हुई होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, इसलिए रुक जाती है। लेकिन अगर यहीं पर हम किसी तरीके से हर एक टाइप के अपोजिंग फोर्स को हटा दें, ना फ्रिक्शनल फोर्स हो ना एयर का अपोजिंग फोर्स हो, तो बॉडी को अगर एक बार हम मूव करा देंगे तब तो इनफाइनाइट टाइम तक क्या करेगी, मूव करती रहेगी। ठीक है, इसलिए ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है हर जगह पर एप्लीकेबल है। केवल हमें ये चीज इग्नोर करना पड़ता है कोई एक्सटर्नल फोर्स अपोज ना कर रहा हो। ठीक है, वैक्यूम के लिए जो है इनका लॉ फॉलो किया जाता है। तो अब हमने यहाँ पर बताया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया कितने तरीके की होगी, 3 तरीके की होगी। फर्स्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, और थर्ड जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। क्लियर? अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट वैसे हमने भी बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अपने आप से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, मतलब रेस्ट से मोशन में अपने आप नहीं आएगी, बल्कि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। रेस्ट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, और यू कैन से दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी virtue of which it remains its position of the rest। रेस्ट के पोजीशन में रहना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर जैसे कोई बस है, बस में पैसेंजर्स बैठे हैं या खड़े हैं, तो इसका मतलब बस के साथ में सारे पैसेंजर जो हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, तुम लोग देखी होगी जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है वैसे ही क्या होता है कि जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं, या आगे की तरफ उन पर एक जर्क लगता है। क्यों लगता है, ये रीजन क्या है, इसको अगर हम समझें तो जब बस रेस्ट में थी, बस के साथ में पैसेंजर भी क्या था, रेस्ट में था। ठीक है, और जैसे ही बस क्या हुई, रेस्ट से निकल करके मोशन पोजीशन में आई, तो जो बॉडी का पार्ट बस के कांटेक्ट में था, कह सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होगा वो बस के कांटेक्ट में होगा, वो क्या होगा, बस के साथ में आगे मूव कर जाएगा। लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी जो होगी, जो कांटेक्ट बस के कांटेक्ट में नहीं होगी, वो रेस्ट में थी और रेस्ट में रहना चाहती है। तो जिससे क्या होता है, ऊपर वाली बॉडी जहां थी वहीं पर पैर हमारा आगे खिंच गया, तो क्लियर सी बात है कि हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे, पीछे की तरफ एक झटका लगेगा, जर्क लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनर्शिया रेस्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लें, जैसे मान लो ये हमारा ये ग्लास है, तुम लोग पढ़े हो, ये ग्लास है और ग्लास के ऊपर हम कार्डबोर्ड रखते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दें। ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है और उस पर एक कॉइन रख दें, और जब हम कार्डबोर्ड को तेजी से आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो क्या होता है,
तो लोग जनरली देखे होंगे कि ये कार्डबोर्ड तो आगे निकल जाता है, लेकिन ये जो कॉइन होता है ग्लास में नीचे की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल सी बात है कि क्योंकि जब ये दो रेस्ट में था कार्डबोर्ड, तो उसके ऊपर कॉइन भी रेस्ट में था, मतलब इनर्शिया रेस्ट में था, ठीक है। और जब इसको हमने क्या किया, आगे की तरफ मूव कर दिया, फ्लिप किया, तो कार्ड आगे की तरफ मूव कर गया, मतलब रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन ये कॉइन जो था वो रेस्ट में था और रेस्ट में रहना चाह रहा है। तो जब ये कार्डबोर्ड आगे की तरफ निकल गया, तो यहाँ इसके बेस पे कुछ बचा नहीं, तो सीधी बात है कि नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। ये बात भी कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, नहीं सक्सेस होते हैं, ऐसा देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है, जैसे सपोज कर लो हमने कार्डबोर्ड को आगे की तरफ बढ़ाया, कॉइन्स भी आगे चला गया, तब क्या कहोगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो होता ही नहीं, ये होता है। लेकिन वो उस केस में कॉइन्स क्यों आगे गया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। इसका मतलब हो गया कि जो कार्डबोर्ड है उतना स्मूथ नहीं होगा, उतना चिकना नहीं होगा। अगर खुरदरा होगा तो कॉइन और कार्डबोर्ड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, उस केस में कॉइन भी कार्डबोर्ड के साथ में चला जाएगा, क्योंकि जब ये हमारा मोशन में आएगा फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और कॉइन्स को भी साथ में लेकर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, देखने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कार्डबोर्ड के ऊपर पाउडर वगैरह क्या करें, फैला दें, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें, तो हमें क्लियरली ये दिखाई देगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम लोग को चटाई वगैरह या गद्दा वगैरह कभी कभी क्लीन करना होता है, तो स्टिक लेकर के उसको पीटते हैं, बीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं बाहर आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जब हम लोग स्टिक से सीट को या गद्दे को पीटते हैं, तो जो गद्दे के जो पार्टिकल्स होते हैं पीछे हट जाते हैं जब उनको पीटते हैं, क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो जो गद्दा है या सीट है उस बीच में बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसी में डस्ट पार्टिकल बैठे होते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्टिक से पीटते हैं तो गद्दे का जो पार्ट होता है वो पीछे हट जाता है, लेकिन डस्ट का पार्टिकल जहां था वहीं पर आ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब वो स्पेस में आ गया तो एयर से क्या होता है, बाहर उड़ करके बाहर निकल जाता है। इस तरीके से डस्ट पार्टिकल भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं, किसी फ्रूट की बात करें, जैसे मैंगो की बात करें, तो मैंगो क्या होता है, टहनियों से लगा होता है, ठीक है, उसमें वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता है। लेकिन जब हम टहनी को हिलाते हैं, पेड़ को हिलाते हैं या एयर के थ्रू वो हिलता है, तो क्या होता है, क्योंकि जो फ्रूट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। जबकि हमने क्या किया, उसके टहनी को हिला दिया, वो मोशन में आ गया, तो उससे क्या होता है, वहां पर एक जर्क लगता है और उस जर्क के कारण ही फ्रूट मतलब मैंगो जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ये हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी यही कहता है जो यहाँ सेकेंड पार्ट में लिखा गया है कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा ऑन द स्ट्रेट पाथ। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और यही हमारा यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हो गया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अपने आप से खुद कर सकते हो, रुक नहीं सकती है, ना अपने मोशन में किसी तरीके का चेंजेस ला सकती है, ठीक। तो इसका भी एग्जाम्पल हम बस से ही शुरू कर सकते हैं। बस है या ट्रेन है, जैसे सपोज कर लो कि मूविंग बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसेंजर हैं इस समय इनर्शिया ऑफ मोशन में है, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अब बस में ब्रेक लगता है, ब्रेक लगने से क्या होगा कि बस तो रेस्ट में आ गई। अब बस के कांटेक्ट में जो बॉडी का पार्ट होगा वो भी क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन हमारा अपर पार्ट जो बॉडी का है वो क्या था, मोशन में था और मोशन में ही रहने का प्रयास करता है।
इससे क्या होगा, हमारा पैर तो रुक गया बट बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, जिसके कारण क्या होगा, हमारे बॉडी पर आगे की तरफ एक जर्क लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसी दूसरी एग्जाम्पल जो कि बहुत ही देखने को मिलता है, जैसे कभी कभी होता है कि बस मूव कर रही है और चलते हुए बस से पैसेंजर जब उतरते हैं और अगर पैसेंजर को अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जब अपने पैर को रोड के कांटेक्ट में लाते हैं तो तुरंत ही आगे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। तो तुम्हें पता है कि जब हम बस के साथ चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, और जैसे ही हम अब चलते हुए बस से हम अपने पैर को रोड के कांटेक्ट में लाते हैं, तुरंत ही हमारा पैर क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में तो आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो बॉडी की होगी वो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, मूव करती रहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन में होगी, अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, हम आगे की तरफ गिर जाएंगे, क्या बस चल रही गुजर गिर जाएंगे। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, इससे बचने के लिए हमें अपने बॉडी के मोशन को तुरंत जीरो ना ला करके धीरे धीरे मोशन को जीरो करना चाहिए। मतलब बस से उतरते समय बस के डायरेक्शन में आगे की तरफ दौड़ते हुए रुकना चाहिए, जिससे हमें जर्क नहीं लगेगा और हम आगे की तरफ नहीं गिरेंगे। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं इनर्शिया डायरेक्शन पर। इनर्शिया डायरेक्शन क्या करती है कि हर एक बॉडी में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो मूव कर रही है, मतलब मोशन कर रही है, तो अपने मोशन के डायरेक्शन को भी अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है। इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अपने आप से अपने मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती है। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे बस चल रही है। ठीक है, बस चल रही है और बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब होता क्या, सपोज कर लो अचानक बस जो है राइट में टर्न हो गई, राइट में टर्न हो गई, बट हमारा बॉडी का पार्ट क्या हुआ, वो आगे की तरफ जा रहा, तो वो आगे की तरफ जाएगा, जबकि बॉडी का निचला पार्ट पर क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन जिधर भी टर्न लिया होगा बस उधर मुड़ने के प्रयास करेगा, जिससे हमारे ऊपर एक जर्क लगेगा और हमारा फेस ऐसा लगेगा कि अगर बस लेफ्ट मुड़ रही है तो हम राइट में मुड़ जाएंगे। एक ऐसा जर्क लगता है। ठीक है, मतलब हम उस केस में भी जो बॉडी होती है अपने आप से अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट अभी देखते हैं जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, जिसमें क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, क्वांटिटी से। ठीक है बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने तुम लोग को इनर्शिया के बारे में बताया था और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बताया था। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने ये बताया था, फिर से हम इसको बता दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो ऑन द स्ट्रेट पाथ कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, और इसमें तीनों तरीके की इनर्शिया आ गई थी, हमने इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोग को बताया था विद एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अब हम इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इनर्शिया का मेजरमेंट किससे करेंगे, अपने आप से समझ सकते हो तुम लोग। अगर सोचो, जैसे सपोज कर लो कहीं पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखा हो और कहीं पर 10 किलोग्राम में कोई बॉडी रखी हो, तो किसको हटाना आसान होगा या किसके पोजीशन में चेंज लाना आसान होगा, जिसका मास कम होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसको उसके पोजीशन से रिप्लेस करने में या उसके पोजीशन में चेंज लाने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इनर्शिया जो होती है, क्योंकि इसके पहले इसके अभी तुम लोग क्लास 12 में जाओगे तो और भी तरीके के जो है इनर्शिया पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लीनियर इनर्शिया की ही बात करें। लीनियर मोशन में जो इनर्शिया होती है, सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो
इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है मास के टर्मों में किया जाता है। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसको जानने से पहले हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम के बारे में जानना पड़ेगा। बिना उसके जाने हम सेकंड लॉ को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। ठीक, तो पहले हम जानेंगे कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मान लें कि बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका जो मोमेंटम होगा p = mv होगा। और जो मोमेंटम होता है इट बी द वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा तो क्लियर समझ सकते हैं। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन पर। इट मींस बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसके मोमेंटम का डायरेक्शन भी उधर ही होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि मास की यूनिट, मास का मेजरमेंट हम लोग किलोग्राम में करते हैं और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी। और अभी हमने इसको बताया है कि क्या है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करने चल रहे हैं और इसमें मोमेंटम इन्वॉल्व होगा। और देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, दोनों ही एक दूसरे से ही निकल करके आते हैं। ठीक है, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसका स्टेटमेंट है कि किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स जो होता है दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ठीक, हमने क्या कहा कि अगर हम सपोज कर लें कि किसी बॉडी पर फोर्स F अप्लाई किया गया और डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है बाई डेल्टा पी। मतलब अगर इनिशियल मोमेंटम सपोज कर लो P1 है और फोर्स हमने अप्लाई किया डेल्टा टी टाइम बाद, उसका मोमेंटम अगर P2 हो जाता है तो डेल्टा P का मतलब क्या हो जाएगा? P2 - P1। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और जो अप्लाइड फोर्स होता है किसी बॉडी पर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं K, ये हो जाएगा F = K × डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक, अब अगर हम सपोज कर लें कि किसी बॉडी का मास m है और वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? P1 = हो जाएगा mu1। और उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया और डेल्टा t टाइम के बाद आफ्टर डेल्टा t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v, नॉट u1, ये ओनली u हम कर दें। और इसकी वेलोसिटी जो होती है v हो जाती है तो आफ्टर टाइम डेल्टा t इट्स मोमेंटम बिकम इक्वल टू mv। बॉडी का मास तो नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम हो गया mv और कितने टाइम में? डेल्टा t टाइम में। ठीक है, तो अब चेंज इन मोमेंटम या कह लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर फाइंड करें डेल्टा p बाई डेल्टा t
तो ये क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी हम चेंजेस की बात करेंगे फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T, और P2 जो है वो क्या हो जाएगा mv, P1 जो है वो mu है अपॉन डेल्टा T हो गया, और m अगर कॉमन कर लें ये v माइनस u अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। और v माइनस u मीन्स डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, तो हम इसकी को लिख सकते हैं डेल्टा p बाई डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा t, एंड डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a, तो ये हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t इज इक्वल टू a, देन डेल्टा p बाई डेल्टा t इज इक्वल टू हो जाएगा ma, ठीक। अब ये डेल्टा p बाई डेल्टा t ma हो गया, और अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करके रखे हो तो इसमें डेल्टा p बाई डेल्टा t की वैल्यू पुट कर दे, तो यही क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू k इंटू ma, और उसके बाद पाया ये गया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने किए, उसके बाद पाया ये गया कि k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, देन हम कह सकते हैं k इक्वल क्या हो जाएगा, f इक्वल क्या हो जाएगा ma, और यहाँ पर भी f इक्वल क्या होगा डेल्टा p बाई डेल्टा t, इट मींस कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी जो होगा दैट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, या इसी को हम कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी बिकम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी ड्यू टू दैट फोर्स, दैट इज f इज इक्वल टू ma। तो कहीं कहीं कुछ बुक में तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यही लिख देते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और कहीं कहीं पर डायरेक्टली यही लिखा है बुक में कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी बिकम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी ड्यू टू दैट फोर्स, दैट इज f इज इक्वल टू ma, और ये दोनों ही एक दूसरे के पर डिपेंड करता है, अगर हम ये लेकर चलें तो ये ला सकते हैं f इज इक्वल डेल्टा p बाई डेल्टा t, क्योंकि उल्टा चलना पड़ेगा, बस और क्या होगा a की जगह पर हम क्या रख लेंगे डेल्टा v बाई डेल्टा t, देन डेल्टा v के पर हमारा क्या आ जाएगा v माइनस u बाई डेल्टा t, और फिर ऊपर चलेंगे तो v माइनस mu बाई डेल्टा t, धीरे धीरे देखेंगे तो वहीं पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ